आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सेकुलरिज्म एक लफ्ज में हमारे मुल्क की पूरी पहचान छुपी है, एक ऐसी पहचान जो हमें दूसरे मुल्कों के मुकाबले अलग बनाती है। हमारी गंगा जमनी तहजीब भी हमारी असल विरासत है। अलग अलग मजहब, जात, जबान मानने और बोलने के बावजूद भी हम एक हैं। हमारा मुल्क का ताना बाना इतना कमजोर भी नहीं है कि चंद शरपसंद अनासर हमारी सालों की विरासत को यूं मिटा सकें। यह जरूर माना जा सकता है कि हमारे आपसी भाईचारे और मोहब्बत को किसी की नजर जरूर लग गई है। सेकुलरिज्म ये लफ्ज पिछले कुछ बरस में हिंदुस्तानी सियासत और लोगों के डिस्कशन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हर सियासी जमात अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से इस लफ्ज को इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल करती है। जिसको जब जिस हिसाब से सियासी एतबार से सूट करता है वो उसका उसी तरह से इस्तेमाल करके अपनी सियासी रोटियां सेकता है। लेकिन क्या हमें पता भी है कि सेकुलरिज्म के असली मायने हैं क्या और हमारा आईन इसको लेकर क्या कहता है? 1976 में हिंदुस्तान के कानून में 42वीं तरमीम के साथ जोर देकर ये कहा गया कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ हर मजहब को एक जैसे इख्तियारात हासिल हैं। मजहब, जात, सेक्स, जबान की बिना पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये हमारा आईन कहता है, जिसको मानने के लिए हम पाबंदे अहद हैं। यानी भारत की अपनी कोई मजहबी पहचान नहीं है। उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम सब लोग इस मुल्क में अलग अलग मजहब, जात, जबान को मानने और बोलने के बावजूद भी एक हैं और यही कसरत में वहदत हमें दूसरे तमाम लोगों से अलग बनाती है और अलग पहचान भी देती है। और इस पहचान के बगैर हिंदुस्तान का तस्वुर भी मुमकिन नहीं किया जा सकता। सवाल ये उठता है कि लगातार चंद सालों में जिस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग कुछ खास तंजीमों की तरफ से की जा रही है और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शहरी पहले हिंदू है। एक खास मजहब को कभी उसके खाने, पहनावे, जाति, मजहबी मसाइल, इन सब को लेकर जिस तरह से लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या उससे हमारी सेकुलर पहचान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? सालों से जो पहचान हमारी विरासत रही है, क्या वाकई में चंद सालों में इतनी आसानी से इसको खत्म किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो आज हम बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म को लेकर। सेकुलरिज्म की अहमियत क्या है? सेकुलरिज्म जो हमारी पहचान है, जो हमारे मुल्क की बुनियाद ही सेकुलरिज्म पर हुई है। यहाँ यानी कि हर मजहब को यहाँ पर मानने वाले, अलग अलग जबानों को बोलने वाले, अलग अलग तहजीब से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग एक ही मुल्क में रह सकते हैं और आपसी भाईचारे के साथ रह सकते हैं। अगर इस मौजू से जुड़ा कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और मैं अपने मेहमान का तारुफ आपसे करा देती हूं। मेरे साथ मौजूद हैं तस्लीम रहमानी साहब, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के। तस्लीम रहमानी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। तस्लीम रहमानी साहब, जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो लगता ऐसा है कि ये एक लफ्ज जो है वो सियासत से ज्यादा जुड़ा हुआ है, आम लोगों की जिंदगी से कम। क्योंकि सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने हिसाब से जब जब उन्हें जैसे जैसे सूट करता है इस लफ्ज का यूज और मिसयूज करती हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक लफ्ज सबसे ज्यादा बदनाम हुआ है? देखिए, सेकुलरिज्म एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। सेक्यूल लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अलहदगी। और हमारे दस्तूर के मुताबिक सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि मुल्क में हुकूमत का कोई मजहब नहीं होगा जी। और हुकूमत सियासी जमातें बनाती हैं, तो जाहिर है कि सियासी जमातें भी गैर मजहबी सियासी जमातें होंगी। लेकिन बदकिस्मती से पहली चीज तो यही देखिए कि हमने जब दस्तूर बनाया 1947 में से 50 तक बनता रहा, तो उसमें हमने सेकुलरिज्म का लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया था। हमने 76 में, जैसा आपने कहा, उसको अडॉप्ट किया। और हम देखते हैं कि शुरू दिन से इस लफ्ज पर अमल दरामद हमारे मुल्क में हो नहीं सका। इसके लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी बड़ी कद्दावर शख्सियत को भी ये देखना पड़ा कि कहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा होगा जहां से उनको इलेक्शन लड़ाया जा सके। और तब 52 से लेकर अब 16 पार्लियामेंट्री इलेक्शन तक ये सिलसिला और बढ़ता चला गया है, कम नहीं हुआ। अगर हमने सेकुलरिज्म पर अमल किया होता
तो यकीनी तौर पर यह मुल्क जन्नत निशा जो था वो बिल्कुल बन के रहता है। यहाँ पर गैर सेकुलर, विदाउट नेमिंग दी सेकुलरिज्म, 700-800 साल बल्कि 1000 साल तक एक गंगा जमनी तहजीब जिसका आपने नाम लिया, उसका यादा होता रहा है। कभी इस तरीके से नहीं हुआ जैसे अब हम पिछले 70 साल में देख रहे हैं जब से हमने सेकुलरिज्म के लफ्ज को अडॉप्ट किया है। इसका बड़ा साफ मतलब यह है कि जब हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस को मान रहे थे, बकाए बाहम के उसूल पर जब हम कार्बन थे, तो हम बहुत पीसफुल थे। जब से हमने सेकुलरिज्म, एक्चुअली सियासी टर्म है, 250 साल की इस इस्तेलाह की उम्र सिर्फ 250 साल है। 1750 में मार्क्स के बाद ये टर्म का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। तब से लेके अब तक इसको मजहब बेजारी के नुक्ता नजर से तो देखा गया, लेकिन पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी इसका एक इसके गर्ज है। इस नुक्ता नजर से इसको बहुत कम बदकिस्मती से देखा गया है। ये रीजन है कि मुल्क में जो सियासी पार्टियां भी, कोई भी सियासी पार्टी भारतीय जनता पार्टी समेत इस मुल्क में नहीं है जो सेकुलरिज्म की दावेदार ना हो, लेकिन सेकुलरिज्म हमको दिखाई नहीं देता। और इसकी वजह है कि हमारी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है उस, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बराबरी का जो तस्वुर होना चाहिए था वो आया नहीं। इसलिए हम देख रहे हैं दलित भी पसमानदा है, ओबीसी भी पसमानदा है, माइनॉरिटीज पसमानदा है, आदिवासी पसमानदा है। ये सब अगर तरक्की की रफ्तार के पीछे रह गए और बराबर मेन स्ट्रीम में सब नहीं आ सके, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि हमने सेकुलरिज्म के उसूल को अमली तौर पर अपनी जिंदगी में अपनाया नहीं। जी, सिर्फ लफ्ज अडॉप्ट किया, उसकी रूह को अडॉप्ट नहीं किया हमने। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उस्मान है गुजरात से। जी उस्मान साहब, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम बुशरा खानम साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। और मेरा सलाम तस्लीम रहमानी से भी पहुंचा दीजिएगा। वालेकुम सलाम। बुशरा खानम साहिबा, मेरा सेक्युलरिज्म पे जो आपने एक बहस छेड़ी है उसके अंदर मेरा ये कहना है कि सेक्युलरिज्म तो एक इंसानियत का नाम है, सही है। और दूसरी बात कि इंसानियत के बाद हमारे मजहब में तो मुसलमानों के मजहब में तो पहले से ही कुरान शरीफ के अंदर बता दिया है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपका दिन आपके साथ, हमारा दिन हमारे साथ, और किसी को तकलीफ न देना, वो इंसानियत हमारे प्रॉफेट साहब ने ही बताई है। तो ये सेक्युलरिज्म सही है कि ये जो अभी जो पार्टियां अपना सेक्युलरिज्म करती है वो सही है? तो आप जरा मुझे इसका मतलब दिखा दीजिएगा। जी तस्लीम साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने कुरान हकीम की एक आयत का रेफरेंस दिया। इसके अलावा बहुत सारी आयत कुरान हकीम में मौजूद हैं जो सेकुलरिज्म और इंसानी भाईचारे को प्रमोट करती हैं। ला इकराहा फिद्दीन भी उन्हीं में से एक है, जैसे लकुम दीनुकुम वलिय दीन है। तो ये तो फैक्ट है कि अगर हम इसको मजहबी आईने से देखें तो कम से कम इस्लाम, जिसको मैं मजहब नहीं मानता, जो एक दीन है, उस दीन का मतलब ही यह है कि जो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, जो बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, उसी को एड्रेस इस्लाम करता है। और इसलिए वो न सिर्फ ये कि इंसानों में भेदभाव का तस्वुर रखता है, बल्कि खुद जानवरों तक पर भी वो भेदभाव का तस्वुर नहीं रखता। इतना अजीम है। लेकिन जिस तरीके से लफ्ज सेकुलरिज्म, मैंने कहा 250 साल पहले ये टर्म ईजाद हुई है और मजहब बेजारी के मानों में इस्तेमाल हुई थी, लेकिन अब वो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी था कि जैसे हमने हिंदुस्तान में जो अडॉप्ट किया, सारे दुनिया में सेकुलरिज्म को अलग अलग तारीफ के साथ अलग अलग अंदाज से अडॉप्ट किया जाता है। हिंदुस्तान में उसका मतलब है कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होगा, और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि हुकूमत का कोई मजहब ना हो। तो दस्तूरी तौर पर सेकुलरिज्म का लफ्ज का इस्तेमाल हिंदुस्तान में बहुत मुफीद है, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क दुनिया में पाया जाता है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अकायद, मुख्तलिफ रंग नस्ल, मुख्तलिफ जबान के लोग एक साथ रहते हैं। और हमारी ये कॉस्मोपॉलिटन लाइफ स्टाइल 1000 साल पुराना है, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है। दुनिया में कहीं इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए इस मुल्क की यकजहती, इसकी सालमियत, इसमें अमन व अमान और इसमें बराबरी के लिए इस मुल्क में सेकुलरिज्म जैसे एक फलसफे का होना इंतहाई जरूरी और अहम है, और वो मौजूद है। बदकिस्मती यह है कि हमारी सियासी पार्टियां अपने इख्तदार की हवस में उस पर अमल दरामद नहीं करती। बिल्कुल, सिर्फ उसका इस्तेमाल करती हैं अपना सियासी फायदा उठाने के लिए और उस पर रोटियां सेकने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कादिर साहब हैं गुजरात से ही। कादिर साहब, अपना सवाल बताइए। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी, कोलकाता से बोले, आप बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। जी हाँ, उसके साथ साथ आदित्यनाथ योगी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर अभी मैंने न्यूज में देखा कि वो अखाड़े को करीब 4 या 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं यूपी में, है ना जी। कौन सी अखाड़ा है भाई, कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या सेकुलरिज्म है? और मुस्लिम मदरसों को बोल रहे हैं कि आप भागवत गीता पढ़ो।
ये कौन सा मुस्लिम सेकुलरिज्म है? कौन सा भारत है ये? जी तस्लीम साहब, यहाँ का जजमेंट कहाँ गया? यहाँ का राष्ट्रपति कहाँ है? यहाँ का गवर्नर कहाँ है? कोई भी इसके बारे में कुछ बोलता नहीं है, तो सिर्फ मुस्लिम तबका और दलित कितना देंगे? देखिए, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ किस्म के नजरियात और सियासी नजरियात तरवीज पाते रहे हैं। उसमें सेकुलरिज्म का नजरिया भी है, कम्युनिज्म का नजरिया भी है, फिर मनुवाद के खिलाफ दलितिज्म का भी एक दर्शन, एक फलसफा निकल के आया है। उसी में एक फलसफा हिंदुत्व का भी है, हिंदू राष्ट्र का भी एक नजरिया है। तो अब ये कि इस मुल्क का एक सियासी निजाम की एक करवट है कि उसने हिंदू राष्ट्र की तरफ करवट ले ली है। तो अब जो उनका सियासी नजरिया है वो भले ही सबका साथ सबका विकास कहा जाता रहे, लेकिन सियासी पार्टियां जब इख्तदार पे आ जाती हैं उसके बाद अपने आइडियोलॉजी को नाफिज करती हैं। ये हर सियासी पार्टी का कायदा है कि वो पहले एक सियासी नजरिए को अडॉप्ट करती है, फिर उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ती है, और अगर कामयाब हो जाती है तो सियासी नजरिए को अडॉप्ट करती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक मखसूस सियासी नजरिए की पार्टी है। मुल्क की 21 रियासतों में उनकी सरकार है, मरकज में उनकी सरकार है। वो अपने सियासी एजेंडा को इस मुल्क में नाफिज कर रही है। अब जो दूसरे लोग जो इस नजरिए को नहीं मानते, चाहे वो सेकुलरिज्म के लोग हो, चाहे वो कम्युनिज्म के लोग हो, या दलित फोर्सेस के लोग हो, उनको चाहिए कि सियासी तौर पर उस नजरिए का मुकाबला करें। जी जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार जो है वो हम एक पर्टिकुलर पार्टी का देख रहे हैं कि दायरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में एक काउंटर अटैक करने की जरूरत है, और लेकिन जो अपोजिशन है वो अभी भी बहुत वीक नजर आ रही है। इस पर बात करेंगे और सेकुलरिज्म की और जो खूबसूरती है और इसके जो पहलू है उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और आज हम बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की अहमियत के बारे में। तस्लीम रहमानी साहब लगातार स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। लखनऊ से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको पहले ले लेते हैं। अपना नाम बताइए और बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। मेरा नाम शहाबुद्दीन है, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जी शहाबुद्दीन साहब, अपना सवाल बताइए। सवाल ये है कि सेकुलर जो लफ्ज है वो यहाँ है ही नहीं। जी हिंदुस्तान में सेकुलर है ही नहीं। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब से सेकुलर है ही नहीं बिल्कुल। जी क्योंकि यहाँ मुसलमानों के साथ हमेशा ज्यादती होती रही है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, जो भी रही हो, मुसलमानों के साथ जुल्म होता रहा। सेकुलर कहाँ है ये मुल्क? ये हम देखते हैं, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हर जगह फंक्शन जो होते हैं उसमें वही देवी देवताओं से शुरू किया जाता है। किसी भी फंक्शन में मुस्लिम का कोई भी वो नहीं होता है कि कोई भी आयत कुरानी से या किसी से किया जाए। मैं देखता हूँ वही लक्ष्मी पूजा और ये उससे शुरू होता है। ये कहाँ का सेकुलरिज्म है? जी देखिए शहाबुद्दीन साहब, सेकुलरिज्म तो इस मुल्क की रगों में बसा हुआ है, इस मुल्क के खून में बसा हुआ है, हम सबके डीएनए में मौजूद है। और मैंने पिछले सवालों के जवाब में भी बात कही कि हम 1000 साल से इस मुल्क में बगैर नाम लिए सेकुलरिज्म पर अमल करते रहे हैं। और दूसरी बात यह कि ये मत कहिए कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम मुल्क को आज़ाद हुए 72 साल हुए हैं, और तब से कुछ डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के वाकयात यकीनी तौर पर हुए हैं। हम बहुत पीछे धकेल दिए गए, हाशिए पे खड़े कर दिए गए। ये शिकायत अपनी जगह सही है, लेकिन ये शिकायत सिर्फ हमारे लिए सही नहीं है। इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद पिछड़े हुए तबकात की है, दलित लोगों की है। आपने अभी शायद आदिवासियों को कितना देखा है मुझे मालूम नहीं। 7% आदिवासी किस मुश्किल से जिंदगी गुजारते हैं इस मुल्क में, हम में से बहुत से लोगों को उसका अंदाजा नहीं है। तो मुल्क में आधे से ज्यादा आबादी, आज ही मैं एक जगह देख रहा था, 50 करोड़ मजदूर इस मुल्क में हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिनकी कोई जॉब सिक्योरिटी, कोई लाइफ सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। और ये 50 करोड़ में बड़ी तादाद दलितों की, ओबीसीज की, आदिवासियों की और मुसलमानों की ही है। ये पूरे के पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम है। यह बात सही है, आपने बार बार कहा है कि सेकुलरिज्म पर अगर अमर इस मुल्क में होता तो यह मुल्क जन्नत निशां होता। लेकिन 70 साल में सेकुलरिज्म के पर्दा ओढ़कर बहुत सारी दूसरी पॉलिटिकल स्ट्रीम्स ऐसे काम करती रही हैं जो एक सियासी नजरिए को, सिर्फ एक सियासी नजरिए को फरोग देने का जिन्होंने काम किया है। इसकी वजह से आपके अंदर ये शिकायतें हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे भी, आप जैसे सरकारी मुलाजमीन जो दूसरे लोग हैं उन सब से भी, कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म अमलन मौजूद है, नाम लें या ना लें।
सेकुलर ये इस मुल्क के लोगों का मिजाज है, इस बात को तस्लीम करते हुए हमें अपना पार्ट प्ले करना चाहिए जो इस मुल्क के सेकुलरिज्म को फरोग दे सके। बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते भी हैं कि कहीं इस तरह की बातें सामने तक नहीं आती। ये हो सकता है कि कुछ इस तरह के इंसिडेंसेस हों, कुछ तरह की बातें हों जो आपको ये कहने पे मजबूर करें, लेकिन फिर भी हमें ये मानना होगा कि हमारे मुल्क की रूह में सेकुलरिज्म बसता है। ऐसे ही नहीं हम इतने सालों से एक साथ इतने आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए, हुसैन है सिलीगुड़ी से। हुसैन साहब बताइए अपना सवाल। हुसैन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे हमारा राब्ता टूट गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम लगातार, मैंने अभी रिपोर्ट में भी जिस तरह से कहा, और लगातार हम ये देख रहे हैं कि जब से कुछ चंद सालों में लगातार जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, हिंदुत्व की बात जिस तरह से की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो पहले आप हिंदू हैं। इस तरह की बातें खास तंजीम की तरफ से लगातार की जाती हैं। क्या आपको लगता है कि इससे भी बड़े पैमाने पर ना सही, लेकिन कुछ लोगों के जहन में इस तरह की बातें घर कर जाती हैं और इससे भी जो आपसी भाईचारा है, जो हमारी तहजीब है, उसको कहीं ना कहीं से धक्का लगता है? ये बिल्कुल सही है। इसकी मिसाल आप इस तरीके से देखिए कि बाबरी मस्जिद के वाक़े के शुरू होने, बाबरी मस्जिद तो 1946 में ही आ गया था, अब मैं उस पूरी तारीख में नहीं जा सकता, उसको दबाए रखा था इंदिरा गांधी साहिबा ने। इंदिरा गांधी के बाद में, राजीव गांधी के बाद जब से वो ताला खुला, उसने इस मुल्क में कम्युनलिज्म को फरोग देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आप देखिए सन 80 से पहले और सन 80 के बाद के इस मुल्क के हालात में बड़ी तब्दीली हुई, और कम्युनलिज्म बाबरी मस्जिद के बाद जो शुरू हुआ, शहादत के बाद, और फिर जो रथ यात्रा निकली, उस सब ने इस कम्युनलिज्म को, और खास तौर पर हिंदुत्व के, हिंदुओं का नहीं, हिंदुत्व का, वो दोनों बहुत ही मुख्तलिफ चीजें हैं दोनों। उस हिंदुत्व ने जो फरोग पाया, उसने लोगों के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा किए। फिर जिस तरीके की बहसें इस मुल्क में लाई गई, जो 1930 से 1946 के बीच में जो बहसें लाई थी, उनको दोबारा से अब आके शुरू किया गया। ये तसव्वुर मुल्क को दिया गया कि इस मुल्क में जो मुस्लिम काल था, वो मुस्लिम काल एक्चुअली गुलामी का काल था। ये गलत तसव्वुर यहां पर पेश किया गया। उसके नतीजे में शुकूक व शुबहात कम्युनिटीज के बीच में बड़े हैं। उसमें जहां पर उन्होंने इसको बढ़ाने, हिंदुत्ववादी फोर्सेस ने इसको बढ़ाने की जितनी कोशिश की, हमने उसके बरक्स उसको कम करने की उतनी कामयाब कोशिश हमने नहीं की। मैं बहुत तकलीफ के साथ कहता हूं कि खास तौर पर इस मुल्क में मुसलमानों ने सिर्फ एहतजाजी सियासत की है, सिर्फ मुतालबाती सियासत की है। हमने अभी तक कोई पॉजिटिव पॉलिटिकल स्टेप्स, इस मुल्क के अवाम के मफाद के जो स्टेप्स हैं, उन्हें इशू के तौर पर खुद से अडॉप्ट नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टीज ने इशू हमको दिया और हमने उन इश्यूज पर बात। विक्टिमहुड में दरअसल मुसलमान ज्यादा जीता है, और उसे शायद अब इस विक्टिमहुड में जीने की आदत सी हो गई है। हमारे साथ हुसैन साहब फिर से जुड़ गए। हुसैन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा तस्मीम साहब से, उनका मैं देखता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, उनको भी सलाम पहुँचा दीजिएगा। वालेकुम सलाम। जी, और मेरा मतलब ये कहना है कि देखिए, सेकुलरिज्म का जो बात होता है, ये तो हमेशा से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं जी। आज तक तो इसका फायदा कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस वोट भी लेता है मुस्लिमों का, दलित का, और आज तक खुल के कभी भी मुस्लिम के बारे में या दलित या आदिवासी किसी के बारे में कोई काम नहीं किया है। क्या भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को, और कांग्रेस को क्या सत्ता लेके कर रहा है काम। और सबसे पहला बात यह है कि हम लोग का कांग्रेस जो नेता चुन के जाता है जी, तो वो लोग अपना फायदा के लिए बस अपना वीआईपी गाड़ी लेके खाली घूमते रहता है, कौम के लिए कोई काम नहीं करता है। स्कूल मदरसा कुछ भी हो, काम नहीं करता है। ये मेरा कहना है। जी, शुक्रिया। तो हुसैन साहब की आपने बात सुनी, आप उनका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, और ये बात इस प्रोग्राम में कई बार कह दी गई, सेकुलरिज्म एक पर्दा है, एक बुर्का है, जिसे कुछ सियासी पार्टियों ने अपने इलेक्टोरल गेन के लिए, इलेक्शन जीतने की हद तक उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो एक बड़ा खूबसूरत सा एक वो चीज दिखा के सेकुलरिज्म का नाम, और फिर एक भारतीय जनता पार्टी को कहा कि आप इसको हराने की खातिर वोट कीजिए। मैं समझता हूं कि ये सियासी तौर पर एक भूल है जो मुसलमानों से करवाई गई, और उसमें कांग्रेस भी शरीक है। उसमें वो जो खानदानी सियासत अब चलनी शुरू हो गई, आप देख रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, अब तो खुद टीएमसी और कम्युनिस्टों को छोड़ के, तकरीबन कम्युनिस्ट और बीजेपी को छोड़ के हर सियासी पार्टी अब एक खानदानी सियासी पार्टी है। तो
जिसके पेश नजर सिर्फ हुसूल इक़्तिदार किसी सूरत से हुकूमत पे कब्जा करके बैठ जाए, उनके लिए ना सेकुलरिज्म की कोई अहमियत है, ना सोशलिज्म की कोई अहमियत है, ना उनको बाय हुक और बाय क्रुक इक़्तिदार हासिल करना है और हम उस सियासत को समझे बगैर उनके पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं। यह हमारा मसला है। जी, बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब स्टूडियो में आने के लिए। मुझे उम्मीद है कि सेक्युलरिज्म जो हमने एक मौजू आज चुना जिसकी अहमियत को हम बता रहे थे, मुझे उम्मीद है कि जो नाजरीन हैं उन्हें जरूर इसके बारे में जानकारी मिली होगी। और जाने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमारा हिंदुस्तान की जो तहजीब है जिसके लिए हम जाने पहचाने जाते हैं, उन्हें इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। ये ताना बाना बहुत मजबूत है और इसे ऐसे मत टूटने दीजिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि कुछ मौजू हैं जिन पर हम बात करें यहां पर एक्सपर्ट को बुलाकर, तो आप वो भी भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन मौजू को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही।